मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण है। इससे पहले 2 वीडियोस में हम संसदीय नियंत्रण व न्यायिक नियंत्रण की बात कर चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है, तो कार्यपालिका का कार्य उस कानून का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन यह बात स्पष्ट करनी जरूरी है, कार्यपालिका 2 प्रकार की है: स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। यदि हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका आती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक आते हैं। और यहां हम लोक सेवकों पर कार्यपालिका नियंत्रण अर्थात प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उच्च पद पर आसीन कार्यपालिका अधीनस्थ पदों पर आसीन कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का अपना एक अहम रोल होता है। कार्यपालिका नियंत्रण के कुछ साधन हैं जिनकी चर्चा हम 1 बाय 1 करेंगे। नीति निर्माण। हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में नीतियों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, परंतु ये नीतियां राजनीतिक दल की घोषणाओं पर निर्भर करती हैं। अर्थात चुनाव से पहले राजनीतिक दल जो घोषणाएं करते हैं, चुनाव जीतने के पश्चात उन घोषणाओं को पूरी करने के लिए वो नीति का निर्माण करते हैं और इन नीतियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण की एक रूपरेखा बना दी जाती है। अर्थात नीतियां किस प्रकार की हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, कौन उनका क्रियान्वयन करेगा, कितने समय में उनका क्रियान्वयन होगा, तो ये कार्य अपने आप में प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। नियम निर्माण तथा अध्यादेश। हम जानते हैं कानून निर्माण तथा स्वीकृति का मुख्य दायित्व व्यवस्थापिका का है, परंतु कानून का प्रारूप कार्यपालिका द्वारा ही निर्मित किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून मोटे रूप में ब्रॉड आउटलाइंस में होता है और इसे रियलिटी में इंप्लीमेंट करने का कार्य है वो कार्यपालिका का है। और यही नियम और विनियम प्रशासनिक तंत्र की सीमाएं निश्चित करते हैं। साथ ही साथ उच्च स्तरीय कार्यपालिका को नियंत्रण का आधार भी प्रदान करती हैं। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय अध्यादेश पारित किए जाते हैं और इन अध्यादेशों एवं नियमों के द्वारा लोक प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है। बजट निर्माण। बजट निर्माण अपने आप में प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बजट में आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यह बजट किस मद पर स्वीकृत किया गया है, इसे कितने समय में काम में लेना है, इसे कौन खर्च करेगा और अंत में खर्च करने के पश्चात उस सब की ऑडिट होती है। तो इस प्रकार से बजट प्रशासन पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ताकि
प्रशासनिक अधिकारी उन स्वीकृत अनुमानों के बाहर न जा सके। अन्य जो साधन है वो है नियुक्ति तथा निष्कासन। हम सब जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 310(1) के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अर्थात लोक सेवकों की नियुक्ति एवं उनके निष्कासन में कार्यपालिका को अंतिम शक्ति प्रदान दी गई है। यद्यपि वे अपनी इच्छा से किसी कार्मिक को बिना कारण नहीं निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं। लोक सेवा आचार संहिता प्रशासन में विभिन्न संगठनों में कार्यरत लोक सेवकों या सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, जिसमें लोक सेवकों के व्यवहार और कार्य प्रणाली को अनुशासित, प्रतिबद्ध व जवाब देने के लिए कुछ प्रावधान बनाए होते हैं और कार्मिकों को इस आचार संहिता का पालन करना होता है। और यदि वे इस आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कर्मचारी संघों से सहयोग। हम जानते हैं लोक सेवकों के भी विभिन्न संघ हैं और ये कर्मचारी संघ अपने सदस्यों के विकास एवं कल्याण के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध हैं। इन्हें पंजीकृत सरकार द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा इन कार्मिक संघों से समय समय पर परामर्श एवं वार्ता की जाती है। और कार्मिक संघ लोक सेवकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, अतः ये सरकारी नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। लोकमत से अपील। हम जानते हैं किसी भी लोकतंत्र में जनता संप्रभु है, अतः प्रशासन में व्याप्त जितनी भी व्याधियां हैं उनसे निपटने के लिए कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर जनता से अपील की जाती है और जनता भी इनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है और यह वह नौकरशाही को निरंकुश होने से बचाता है। इस प्रकार कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। इस कार्यपालिका प्रशासन की भी संसदीय एवं न्यायपालिका नियंत्रण की तरह कुछ सीमाएं हैं, जिनमें प्रमुख राजनीतिक कार्यपालिका का नौकरशाही पर निर्भर रहना, नौकरशाही के कठोर नियम जिसे कि लॉर्ड हीबर्ट ने नवीन निरंकुशता का या न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक संकीर्णताएं और वोटों की राजनीति। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कार्यपालिका नियंत्रण इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसदीय नियंत्रण तीनों ही प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह, अनुशासित और प्रतिबद्ध बनाए रखने में मदद करता है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने।